अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एक सबक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शकली कशिश और उसका पार्ट 1 हमने कवर किया था जिसके अंदर हमने शकली कशिश के बारे में जाना था और डायलगी हरकत के बारे में समझा था। अगर आप उस वीडियो को दोबारा रेफर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज चलते हमारे दूसरे वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केपलर्स लॉ। तो दोस्तों केपलर्स लॉ क्या चीज है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं और फिर इसके बारे में अंदर देखते हैं केपलर जी ने क्या कहा था। तो पहले जमाने में जब लोग जमीन से देखा करते थे चांद सितारे सूरज वगैरह को, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता था कि ऐसी क्या चीज है जो ऐसा घूम रही है, जो बराबर उसी वक्त उसी दिन उसी वक्त के लिए यहाँ होती है, कहीं और होती है, सबकी जगह फिक्स होती है, मखसूस होती है और उस हिसाब से वो अपनी जगह तब्दील कर रही होती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सी दिलचस्पियां पैदा हुई लोगों के बीच में। लेकिन 16वीं सदी से पहले ये सारी चीजें सिर्फ आंखों से देखी जाती थी। ये सारी चीजों का मुशाहिदा आंखों से होता था क्योंकि वहां कोई आलात मौजूद नहीं थे। जब तक एक साइंसदान थे जिनका नाम था गैलीलियो, वो आए, उन्होंने कुछ ऐसे आलात निकाला जिनसे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनसे पहले तक ये सारी चीजें, ये सारे मुशाहिदात आंखों से किए जाते थे। तो गैलीलियो आए, उन्होंने कुछ मालूमात दिए और फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जोहानसन केपलर, जिनको शॉर्ट में हम केपलर के नाम से ही जानते हैं। तो केपलर जी ने बहुत सारे आलात का इस्तेमाल किया और जब उन्होंने देखा आसपास की चीजों को, तो उन्होंने ये गौर किया कि ये चांद सूरज सितारे जितने भी चीजें हैं बाहर कायनात में, इन सबका आपस में कुछ मखसूस ताल्लुक है। ये सारे एक दूसरे के इर्द गिर्द कुछ मखसूस तरीके से हरकत करते हैं। और उन्होंने जब इन सारी चीजों के बारे में और मालूमात हासिल की तो उनको 3 कवानीन मिले जिनकी बिना पर इनकी हरकत को हम पूरी तरह समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन तीनों कानून को मिलाकर हम कहते हैं केपलर्स के कवानीन। तो उसमें से आज सबसे पहला अपना कानून है। तो चलिए देखते हैं अपने पहले कानून के अंदर केपलर जी ने क्या कहा था। जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, केपलर के कानून को समझने से पहले हमें हमवार बेल्सबी दायरे को समझने की जरूरत है। तो बेल्सबी दायरा क्या होता है? बेल्सबी दायरे को समझने के लिए सिंपल, जैसा आपने बचपन में आइसक्रीम वगैरह खाया होगा, आइसक्रीम की कुछ इस तरह से कोन होती है, राइट? इसको हम कहते हैं मखरूत नुमा शक्ल। अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे, पहले उस शक्ल को समझेंगे फिर आएंगे केपलर के अंदर वापस, ठीक है? तो ये मखरूत नुमा शक्ल होती है। अगर इस मखरूत नुमा शक्ल को नीचे से मैं काटूं, राइट, अगर मैं नीचे से काट के जब नीचे से देखूंगा तो वो कटा हुआ हिस्सा मुझे कुछ ऐसा गोल नजर आएगा जिसे हम दायरा कहते हैं, ठीक है? तो ये दायरी शक्ल हर किसी को पता है, अब तक स्कूल में भी आप पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इस शक्ल को तिरछा आड़ा ना काटते हुए अगर मैं कुछ जाविये पर तिरछा काटूं तो क्या होगा? तो जब हम ऐसी मखरूत नुमा शक्ल को तिरछा काटते हैं तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको जब हम अलग से देखेंगे तो ये हिस्सा में कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट? इस तरह से नजर आएगा, थोड़ा सा पतला सा। इस तरह की शक्ल को हम कहते हैं बेल्सबी दायरा, हमवार बेल्सबी दायरा। तो इस शक्ल की क्या खास बात होती है? तो सबसे पहले वो देखते हैं इस शक्ल की खास बात क्या होती है। तो इस शक्ल की खास बात ये है, जैसा कि आप शक्ल देख रहे हो सामने एक बेल्सबी दायरा बना हुआ है। इस शक्ल की खास बात यह है कि जैसा दायरे के अंदर एक मरकज होता है, वैसे इस शक्ल के अंदर 2 मरकज देखने को मिल रहे हैं जो कि लाल कलर के डॉट से दिखाए गए हैं। इन दोनों मरकज को हम कहते हैं नुक्ता मास्का। ये दोनों इसके नुक्ता मास्का होते हैं। अब जैसा हम दायरे में देखते हैं, दायरे में सेंटर से जो मरकज होता है, दायरे के मरकज से आप मुहित पर किसी भी नुक्ते पर एक लंबी लाइन लो, वो सारे के सारे निष्कुत्र कहलाते हैं, मतलब वो सबके सब सेम पैमाइश रखते हैं। सेम उसी तरह इसकी भी कुछ खास बात है। इसकी खास बात ये है कि अगर आप पूरे जो बेल्सबी दायरा है इसके मुहित पर कोई भी एक नुक्ता लो और दोनों नुक्ता मास्का को उस नुक्ते से जोड़ दो, उस वक्त जो 2 लाइन बनेगी उन लाइन का जो मजमुआ रहेगा, उस दोनों पथ की लंबाई का मजमुआ हमेशा सेम आता है। तो ये खास बात है एलिप्स की। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, बेल्सबी दायरे के अंदर 2 किस्म की लाइन नजर आ रही है, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन है। और अलग अलग नुक्ते के ऊपर वो दिखा रहा है आपको कि अलग अलग नुक्ते पर छोटी लाइन बड़ी लाइन की लंबाई कम ज्यादा हो रही है, लेकिन तीसरी लाइन जो आपको नजर आ रही टोटल लेंथ वो हमेशा 10 की 10 ही है। तो ये बेल्सबी दायरे की खास बात है। तो हमने बेल्सबी दायरे के बारे में क्यों पढ़ा? इसका जवाब ये है कि केपलर का जो पहला कानून है वो बेल्सबी दायरे से ही शुरू होता है। तो चलिए आइए देखते हैं केपलर के पहले कानून में क्या कहता है वो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले केपलर का पहला कानून,
जिसको दूसरा नाम मदार का कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये मदार के बारे में बात करने वाले हैं। तो केपलर ने ये बताया कि सूरज एक हमारे निजाम शमसी में सूरज बीच में है और सारे सैयारे सितारे वगैरह इसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होती है। तो ये गर्दिश किसी डायरे शक्ल में नहीं होती, बल्कि बैसवी शक्ल में होती है, बैसवी डायरे की शक्ल में, जो हमने इससे पहले देखा। तो बैसवी डायरे शक्ल में होगी तो बीच में दो मरकज होते हैं। तो यहाँ पे केपलर ने ये कहा कि जब सूरज के अतराफ कोई सितारा गर्दिश करेगा तो सूरज उन दोनों में से किसी एक नुक्ता मास्का पर होगा और जमीन उसके अतराफ में गर्दिश करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शक्ल में नजर आ रहा होगा। सूरज यहाँ पे नजर आ रहा है जलता हुआ, एक नुक्ता मास्का पे, दूसरा नुक्ता मास्का खाली है और काले कलर का जो डॉट घूमता हुआ नजर आ रहा है फर्श की है, वो हमारी जमीन है। तो जमीन सूरज के अतराफ में जिस मदार में हरकत कर रही है वो मदार की शक्ल आप देखिएगा बिल्कुल बैसवी डायरे जैसी है। तो ये केपलर का पहला कानून है कि सूरज नुक्ता मास्का के किसी एक नुक्ता पर होता है और जमीन उसके इर्द गिर्द में बैसवी डायरे की शक्ल में हरकत कर रही होती है। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा केपलर का पहला कानून। चलिए देखते हैं केपलर का दूसरा कानून क्या था। तो केपलर के दूसरे कानून का नाम है सिंपल केपलर का दूसरा कानून, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं रग्बे का कानून, क्योंकि यहाँ पे हम रग्बे के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आपको एक नई शक्ल सामने नजर आ रही है, इस नई शक्ल के अंदर अगर आप देखोगे तो पुरानी शक्ल भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक सैयारा है जो कि बैसवी डायरे में गोल घूम रहा है, सूरज एक नुक्ता मास्का पर बैठा है, लेकिन इस वक्त हम ये देखने वाले हैं कि ये रब्बा कैसा तय करता है। तो रब्बा किस चीज का, पहले वो समझते हैं। एक कतई खत को दिमाग में सोचिए कि हमारी जमीन किसी एक मुकाम पर है, वहां से हमें सूरज को जोड़ना है, तो एक कतई खत खींचना पड़ेगा। वो खत जो रब्बा तय करेगा वक्त में, वो रब्बे के कानून हमारे दूसरे कानून के अंदर बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसा आपको शक्ल में नजर आ रहा है कि फर्ज कीजिए यहाँ पे जो मेरा सैयारा है उसे एक दिन में वो कितना घूम रहा है हम इसकी मालूमात हासिल कर ले। तो एक दिन के अंदर वो ए नुक्ते से बी नुक्ते पर जा रहा है किसी वक्त में, ठीक है। और फिर कुछ महीनों के बाद वो ए से बी जाने वाला सैयारा किसी और दूसरे मुकाम पे आ गया। आप देख सकते हैं जैसा सूरज के पीछे की तरफ आ गया है। अब वापस से हम एक दिन के अंदर देख रहे हैं कि वो कहां से कहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वहां पर भी वक्त हमने एक दिन का लिया था और इस जगह भी हमने वक्त एक ही दिन का लिया था। तो केपलर का दूसरा कानून ये कहता है कि अगर आप दोनों तरफ वक्त बराबर रखते हो तो जो खत है जो सैयारा और सूरज को जोड़ रहा है, ये खत दोनों ही केस में यकसा रकबा तय करेगा। इसका मतलब पहले एक दिन में वो खत ने जितना रकबा तय किया और दूसरे वक्त में सेम खत ने कितना रकबा तय किया, ये दोनों रकबे आपस में मसावी होंगे। तो ये है हमारा न्यूटन का दूसरा कानून। और यहाँ पे एक और चीज हमें समझ में आती है, जैसा कि आपने देखा शक्ल में कि जब सूरज से दूर होगा सैयारा तो उस वक्त उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। इस वजह से वो छोटा सा फासला तय कर रहा है और उसका रकबा काफी पतला सा नजर आ रहा है, राइट। लेकिन इसका उल्टा, जब सैयारा सूरज के करीब में होता है तो उस वक्त उसकी रफ्तार ज्यादा होती है। इसलिए भले से एक ही दिन का वक्त है लेकिन यहाँ पर सैयारा ज्यादा फासला तय कर रहा है और ये रकबा थोड़ा मोटा नजर आ रहा है। लेकिन जब दोनों रकबों की पैमाइश निकाली जाएगी तो दोनों रकबे एक दूसरे के मसावी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ केपलर का दूसरा कानून। अब केपलर का तीसरा कानून, जिससे पहले एक रोजमर्रा की मिसाल के तरीके को इस्तेमाल करके हम समझेंगे केपलर के तीसरे कानून में किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्ज कीजिए कि आपको आपके घर से निकल के आपके स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो फर्ज कीजिए कि आप अगर पैदल चलते हो तो 1 घंटे के अंदर आप 2 किलोमीटर का फासला तय करते हो, ठीक है। तो हम इस चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और हम दरकार वक्त लेंगे जिसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल टी से, और आपके घर और आपके स्कूल के दरमियान में जो फासला है उस फासले को हम जाहिर करेंगे स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप पैदल चलते हो तो आपको 1 घंटा लगता है 2 किलोमीटर का फासला तय करने में। तो समझ जाइए कि वक्त आपको लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। और उसके 1 घंटे में आपने कितना फासला तय किया, तो 2 किलोमीटर का फासला तय किया। मान लीजिए कि आपकी स्कूल 2 किलोमीटर नहीं, आपकी स्कूल 4 किलोमीटर है, तो क्या आप उतने ही वक्त में 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर फासला तय कर सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं, आपको और डबल टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर आपकी स्कूल 4 किलोमीटर के फासले पर है आपके घर से, तो उस वक्त आपको अपने घर से निकल के स्कूल पहुंचने में कुल 2 घंटे का वक्त लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपकी स्कूल 4 किलोमीटर में, आपकी स्कूल 6 किलोमीटर के फासले पे,
तो अगेन आपको और ज्यादा वक्त लगेगा 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर तो आप पैदल जाओगे नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपने पैदल जाने की कोशिश किया तो क्या आप उसी 2 घंटे में पहुंचोगे? नहीं, जाहिर सी बात है। अगर 6 किलोमीटर फासला हो जाएगा तो आपको वक्त लगेगा 3 घंटे का। ठीक है, तो इन सारी मिसालों को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज नजर आती है। अब वो चीज क्या है? तो इस टेबल को अगर हम नीचे एक साथ देखें कि इस टेबल के जरिए हमें क्या समझ आया, तो इस टेबल के जरिए समझ में आया जैसा जैसा हमारी स्कूल और घर का फासला बढ़ रहा था वैसा वैसा हमें दरकार वक्त भी बढ़ता जा रहा था। तो अगर इसको मैं रियाजी की शक्ल में लिखूंगा तो कुछ इस तरह लिखूंगा कि यहाँ पे आर ले लो, आर की कीमत है, ठीक है, और यहाँ पर जो थी वो टी की कीमत थी, दरकार वक्त की कीमत। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, जैसा जैसा फासला बढ़ता जा रहा है स्कूल और घर के दरमियान का, वैसा वैसा पहुंचने के लिए जो दरकार वक्त है वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो ताल्लुक होता है उसे हम इस रियाजी की शक्ल में जाहिर करते हैं और इसे हम कहते हैं रास्त तनासुब। इसका मतलब दरकार वक्त और फासला एक दूसरे से रास्त तनासुब में होता है। रास्त तनासुब का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर एक मिकदार बढ़ेगी तो दूसरी भी अपने आप बढ़ेगी, और अगर एक मिकदार कम होती जाएगी तो दूसरी मिकदार भी कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास एक ताल्लुक है जिसे हम कहते हैं रास्त तनासुब, और अलजेब्रा में एक और ताल्लुक है जिसे हम कहते हैं माकूस तनासुब। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है, तो एक ऊपर से देख लेते हैं कि माकूस तनासुब क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आप और आपके दोस्त सब एग्जाम हॉल में बैठे हुए और एग्जाम लिख रहे। आपने ये गौर किया होगा कि जब वक्त करीब होता है, जब एग्जाम आपका खत्म होने पे होता है, तो पता नहीं ऊपर से कौन सी ऐसी शक्ति आ जाती है कि आपको अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा आंसर्स याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने ये चीज गौर किया होगा, जैसा जैसा वक्त कम होता है, जैसा जैसा वक्त खत्म होने पे आता है, वैसा वैसा आपकी लिखने की स्पीड बढ़ती जाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो वक्त था वो जो कम हो रहा था और जो हमारी लिखने की स्पीड थी, इसको मैं एस से जाहिर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसा आपका वक्त कम होता जाएगा आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक मिकदार कम हो रही है तो दूसरी मिकदार बढ़ रही है। तो जब दो चीजें इस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में होती है तो इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, और इसे हम पढ़ते हैं वक्त और स्पीड एक दूसरे से माकूस तनासुब में। इसका मतलब अगर एक कीमत बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या फिर आप ये कह सकते हो अगर एक कीमत कम होगी तो दूसरी कीमत अपने आप बढ़ेगी। तो ये माकूस तनासुब का फिलहाल हमको केपलर लॉ में कोई काम नहीं है, लेकिन इसे याद जरूर रखिएगा क्योंकि जब हमारा पार्ट 3 आएगा न्यूटन का कानून, उसके अंदर हमें ये दोनों ताल्लुक का इस्तेमाल है, रास्त तनासुब और माकूस तनासुब दोनों। तो फिलहाल यहाँ पर दूसरे कानून की तरफ, तो केपलर का तीसरा कानून जिसका दूसरा नाम दरकार वक्त का कानून भी होता है, क्योंकि हम इसके अंदर वक्त के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। आपको जैसा सामने शक्ल में दिख रहा है कि हम एक सूरज है जो कि नुक्ता मास्का, दोनों में से किसी एक नुक्ता मास्का पर है, और आसपास जो बैजवी मदार है वहां पर एक सैयारा हरकत करने के लिए तैयार है। तो वो सैयारा कुछ भी हो सकता है, जमीन, सूरज, चांद, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सैयारे को हम यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं कि हमारी जमीन खुद वो सैयारा है। तो हमारी जमीन जब सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है तो उसे एक चक्कर पूरा लगाने के लिए कुछ तो वक्त लगता होगा। तो फर्ज कीजिए वो वक्त हमारा दरकार वक्त है कैपिटल T। ठीक है, और अब अगर आप जैसा उस शक्ल में देख रहे हो तो सूरज और जमीन के दरमियान में एक फासला है जो कि लाल कलर की कतई खत से जाहिर किया गया है। तो ये जो फासला है इस फासले को भी हमें यहाँ पर लेना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक दिक्कत ये आती है कि जो फासला है वो लगातार तब्दील हो रहा है, क्योंकि जब सूरज के उस तरफ है हमारी जमीन उस वक्त फासला लंबा होगा जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही जमीन सूरज के पीछे आएगी तो फासला कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फासले को डायरेक्टली ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फासले का औसत फासला लेते हैं जिसको हम आम लैंग्वेज में एवरेज फासला कहते हैं। तो एवरेज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फासला हर जगह तब्दील हो रहा है, तो इसलिए हम सारे फासलों को जमा करके उसको उतने ही फासलों से तकसीम कर देंगे तो हमें यहाँ पे औसत फासला मिलेगा। तो फर्ज कीजिए कि वो औसत फासला हमारा स्मॉल r है। तो यहाँ पे जैसा पिछली मिसाल में हमने देखा था कि दरकार वक्त और औसत फासला ये दोनों एक दूसरे से रास्त तनासुब में होते हैं। अगर फासला बढ़ता है तो वहां पर वक्त भी ज्यादा लगना होता है। तो वो मिसाल तो हमारी स्कूल की थी। अब यहाँ पर आते हैं दुनिया की बाहर की चीजों में क्या हो। तो दुनिया की बाहर की मिसालों में जब हमारी जमीन सूरज के अतराफ में एक चक्कर पूरा करती है तो उस वक्त जो दरकार वक्त होता है उस वक्त का मुरब्बा और सूरज और जमीन के दरमियान में जो फासला होता है उसके औसत फासले के मकब, ये दोनों चीजें आपस में रास्त तनासुब में होती है।
तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। रास्तानासुक, जैसा कि पिछली मिसाल में आपको याद होगा, रास्तानासुक मतलब अगर टी स्क्वायर की कीमत बढ़ेगी तो वहां पर आर क्यूब की कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा केपलर का तीसरा कानून। आइए देखते हैं इससे हमें कौन सी मसावत मिलने वाली है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर को वैसे ही लिखते हैं क्योंकि हमें इस तनासुब की निशानी को वहां से मिटाना है। तो जहां पर भी ये निशानी हटती है वहां पर हमेशा आता है बराबर और एक कोई भी मुस्तकिल नंबर। अब मुस्तकिल नंबर ऐसा नंबर जिसकी कीमत हमेशा फिक्स हो, वो कभी तब्दील ना हो। तो हमने ये इस निशानी की जगह पे ये दोनों ले लिए। आगे बचा ज़रब और आर क्यूब वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर वैसे ही होगा। अगर आर क्यूब जो ज़रब कर रहा है मुस्तकिल को, अगर मैं उसे बराबर के इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा? वेरी गुड, ज़रब जब बराबर के इस तरफ आता है तो वो बन जाता है तकसीम। तो ये हो जाएगा तकसीम और उसके बाद बराबर की निशानी वैसे ही रहेगी। और उस तरफ आर क्यूब हटने के बाद बचा क्या? सिर्फ एक अकेला मुस्तकिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मसावत मिली, इस मसावत को हम कहते हैं केपलर का तीसरा कानून। और ये मसावत काफी इंपॉर्टेंट मसावत है, काफी जरूरी है, इसे आप ध्यान में ताजा रखना, क्योंकि जब हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें हम न्यूटन के बारे में देखने वाले हैं, तो न्यूटन के कानून में इस मसावत का इस्तेमाल करके न्यूटन ने अपने कानून कैसे बनाया, इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने खत्म किया केपलर के तीनों कवानीन। तो बच्चों, ये कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर इन तीनों कवानीन में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हमारे उससे सॉल्व करने के लिए। और आज की वीडियो में जो केपलर के कवानीन था, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हमारा कंसेप्ट, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। या आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह।